Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FSC 32 का पेपर 1 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। The volume of HCl solution of a specific gravity 1.2 gram per ml and 7.3% by weight that can be reacted with excess of MnO2 to produce 1.68 liter of chlorine gas at STP। तो क्वेश्चन में एक HCl सॉल्यूशन आपको दे रखा है। इस HCl सॉल्यूशन की रिएक्शन हमें MnO2 से करना है और MnO2 से करने के बाद क्लोरीन गैस हमें मिलेगा। क्लोरीन गैस आपको कितना मिल रहा है? 1.68 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। तो ये रिएक्शन अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके लिए HCl सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो प्योरली अपना मोल कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है? HCl का जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम अपने पास फाइंड आउट करना है। लेट अस से कि वॉल्यूम आप अज्यूम कर लो इसका V ml और HCl का ये जो सॉल्यूशन है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट मीन्स डेंसिटी आपको दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml और वेट बाय वेट परसेंटेज भी दे रखा है सॉल्यूशन का। मतलब सॉल्यूशन के लिए दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें दे रखा है 7.3% बाय वेट। अब ये HCl का जो सॉल्यूशन है इसकी रिएक्शन आपको करनी है MnO2 से, जिससे आपको क्या प्रोड्यूस हो रहा है? Cl2 गैस। तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। HCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, MnO2 बेसिकली Mn में +4 है। Mn +4 है तो +4 से +2 तक ये जा सकता है। तो Mn का बेसिकली क्या होगा? रिडक्शन। तो Cl- का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Cl- का ऑक्सीडेशन होने से जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से 0 चला जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। एलिमेंटल स्टेट में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है? 0। तो मोल कंसेप्ट भी आपको यूज़ करना है और थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। सबसे पहले तो रिएक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो क्लोरीन -1 से कहाँ चला गया? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Mn +4 में है, +4 से कहाँ चला जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो Mn +2 बेसिकली क्या हो जाएगा? MnCl2 एक्वस। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस किस तरीके से हो सकता है? Cl2 यहाँ पे 4 लगा दो, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। 4HCl + MnO2 दैट इज इक्वल टू MnCl2 + Cl2 + 2H2। वैसे आप चाहो तो रिडॉक्स रिएक्शन की तरीके से आप इसे बैलेंस कर सकते हो। जो कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है वो यही बनेगा। अब बैलेंस रिएक्शन बन चुका है तो मोल कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन का आंसर हम पता कर सकते हैं। बताइए, Cl2 गैस को प्रोड्यूस आपको करना है और उसके लिए HCl का रिक्वायरमेंट आपको पता करना है। तो बेसिकली Cl2 गैस का जितना भी मोल है उसके कंपैरिजन में HCl का जो रिक्वायरमेंट है वो 4 टाइम्स होगा। Cl2 का अगर 1 मोल है तो HCl का रिक्वायरमेंट कितना होगा? 4 मोल। अब Cl2 का फॉर्मेशन यहाँ पे कितना हुआ है? 1.68 लीटर। STP पे इसके मोल कितने होंगे? 22.4 लीटर का डिवाइड कर दो आप, तो ये इसके मोल आ जाएंगे बेटा। और इसके मोल अगर इतना है तो HCl के मोल आपको कितने चाहिए? 4 टाइम्स। तो HCl का मोल आपको कितना लगेगा? 1.68 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 4। HCl के मोल आपको इतने रिक्वायर्ड है। अब ये रिक्वायर्ड मोल आपको कहाँ से मिलेंगे? HCl के सॉल्यूशन से। HCl का सॉल्यूशन है VmL को मल्टीप्लाई कर दो 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेट। लेकिन बेटा ये वेट किसका है? सॉल्यूशन का वेट है। सॉल्यूशन में HCl भी होता है, सॉल्यूशन में वाटर भी होता है। तो HCl सॉल्यूशन का वेट है और इस HCl सॉल्यूशन के वेट के अंदर केवल 7.3% बाई वेट HCl है। तो ये HCl का वेट आ गया और बाकी कितना बचा बेटा? 92.7% वो वाटर है। तो वाटर से तो हमें कोई मतलब है नहीं। टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया 7.3% से, तो यहां से अपने पास HCl का वेट आ जाएगा। HCl के वेट में आप डिवाइड कर दो HCl के मोलर मास का, विच इज व्हाट? 36.5 ग्राम। तो HCl के वेट में HCl के मोलर मास का डिवाइड करने से HCl के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल आ गए। और ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल बेसिकली यहाँ पे आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखे हैं, दोनों को आप बराबर कर देना तो सीधा अपने पास HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम आपने ऑलरेडी ml में अज्यूम किया था, तो यहाँ से जो HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, ये आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ये आएगा अपने पास ऑप्शन ए 125 ml। ऑप्शन ए 125 ml। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, वहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज करना था और बाकी मोल कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से आता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
Which of the following is correct relationship between radius of cation and radius of anion in ZnS structure? जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बता नहीं रखा आपको इसके आगे, तो जिंक सल्फाइड में आप बेसिकली इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देते हो। सल्फाइड आयन अपने पास बिगर होता है, Zn2+ स्मॉलर होता है। सल्फाइड आयन FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है और Zn2+ यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ही क्यों ऑक्यूपाई करता है, उसके लिए रेडियस रेशियो रूल है। रेडियस रेशियो रूल बेसिकली क्या है कि जो कैटायन और एनायन का रेडियस का रेशियो है ये बेसिकली कितना होगा, 0.225 से ज़्यादा और 0.414 से कम। तो मतलब कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस रेशियो होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल से कम आएगा। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, क्लास में आपको बता रखा है इसको याद करने के लिए कि Zn का जो वुडजाइट और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है उसमें Zn2+ कौन सी लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है। तो Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है और सल्फाइड आयन अपने पास FCC लैटिस का फॉर्मेशन कर। Zn2+ यहाँ पे केवल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। FCC लैटिस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा, 4। तो सल्फाइड आयन कितने प्रेजेंट होंगे, 4। सल्फाइड आयन अगर 4 प्रेजेंट है तो Zn2+ भी कितना प्रेजेंट होना चाहिए इस क्यूबिकल लैटिस के अंदर, 4 ही प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि ये जो अपने पास क्यूबिकल यूनिट सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। टेट्राहेड्रल वॉइड अपने पास कितने होते हैं FCC यूनिट सेल में, 8। तो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर Zn2+ होगा तो Zn2+ हो जाएगा 8 और सल्फाइड आयन है अपने पास 4, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये बेसिकली जो अपना सोचना है या जो आपने अगर ये याद कर रखा है तो बिल्कुल गलत है। सही क्या है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में ही Zn2+ प्रेजेंट होता है। तो Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है, सल्फाइड आयन से FCC लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पर भी अपने पास वॉइड में एटम प्रेजेंट होता है, ये एटम बेसिकली लैटिस के जो भी लैटिस पॉइंट है उनको टच करता है। जहां पर भी कैटायन और एनायन का टच होता है वहीं से आप बेसिकली कैटायन एनायन की रेडियस का जो भी क्यूबिकल यूनिट सेल है इसकी एच लेंथ के साथ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हो। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अपने पास कुछ इस तरीके से है। सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। जैसे कि ये कॉर्नर है, ये फेस सेंटर है, इधर भी कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, बाकी सारे फेस सेंटर पे, बाकी सारे कॉर्नर्स पे सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। Zn2+ कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, कॉर्नर के पास होता है, और कॉर्नर के पास यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, √3a/4, बॉडी डायगोनल का 1/4। तो ये बॉडी डायगोनल है, इसमें ये कॉर्नर एटम है सल्फाइड, यहाँ पर Zn2+ है, Zn2+ है, सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है √3a/4 विच इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो सल्फाइड आयन और Zn2+ आयन का जो रेडियस है इन दोनों का सम अगर करें तो बॉडी डायगोनल का 1/4 √3a/4 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R+ प्लस R नेगेटिव दैट इज इक्वल टू √3a/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। द कंपाउंड विच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद रिएक्शन विद एक्वस AgNO3। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एक्वस AgNO3 से आपको क्या मिलेगा, Ag+। और यहाँ पे जितने भी ABCD ऑप्शन में आपको कंपाउंड दे रखे हैं ये बेसिकली अराइल हैलाइड आपको दे रखे हैं, मतलब एक साइक्लिक रिंग है जिसके अंदर पाई बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनने की पॉसिबिलिटी है। हैलाइड आपको क्या दे रखा है, Cl, Br या I। एक्वस AgNO3 से रिएक्शन करेंगे तो Ag+ क्या करेगा, Cl-, Br- या I- को रिमूव करेगा, तो या तो AgCl या AgBr या AgI प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। AgI प्रेसिपिटेट क्या होता है, येलो। AgBr कैसा होता है, पेल येलो। और AgCl प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ऑप्शन वही होना चाहिए जहां से Cl- रिमूव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए आंसर हो सकता है और ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन ए और बी में, ऑप्शन ए में तो रिएक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में से अगर आपने Cl- रिमूव किया तो जो रिजल्टेंट इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी एंटी एरोमेटिक। ये ऑप्शन ए अपने पास है, Ag+ एक्वस। रिएक्शन अगर आप करवाते तो क्या बनेगा, AgCl सॉलिड प्लस this carbocation which is actually anti-aromatic। anti-aromatic compounds और anti-aromatic species do not exist at room temperature। ये रिएक्शन इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर ही नहीं सकता, एग्जैक्टली 0% ही होगा ये। तो ऑप्शन ए तो अपने पास आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन बी पक्के से आंसर होगा।
ऑप्शन बी में Ag प्लस एक्वस Cl माइनस को रिमूव करेगा तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल गया, और साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन आपको मिलेगा जो कि बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। तो ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी खासी रेट के साथ आगे प्रोसीड करेगा, और ऑप्शन नंबर बी से व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, मतलब कि एरोमेटिक कैटाइन यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following compounds that does not respond to test of both carbon and sulfur with sodium fusion extract? तो ये बेसिकली पीओसी का क्वेश्चन अपने पास आ गया। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं और ये पूछा है कि अगर आप इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हो, सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो भी कंपाउंड है उसको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं। अब कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फॉस्फोरस ये सब कुछ हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग सोडियम मेटल के साथ कंबाइन होकर कुछ पर्टिकुलर एक आयनिक कंपाउंड बनता है। इस आयनिक कंपाउंड में कुछ और अलग से अपन कंपाउंड ऐड करते हैं, जिससे कि जो सेकंड रिएक्शन होता है उसकी वजह से कोई ना कोई आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। जैसे मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो सोडियम मेटल के साथ आप इसे फ्यूज करोगे तो सोडियम एटम क्लोरीन नॉन मेटल के साथ सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेगा। NaCl एक अच्छा सा आयनिक कंपाउंड है, इसके प्रिपेयर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब NaCl की रिएक्शन आप किससे करवा सकते हो, एक्वस AgNO3 से। तो एक्वस AgNO3 में Ag प्लस Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करके AgCl बना देगा। AgCl कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन अपने पास क्या है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आपको मिला है, इसका मतलब कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था, क्लोराइड आयन प्रेजेंट था। तो इस तरीके से पीओसी में आप पता कर सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा पर्टिकुलर आइटम प्रेजेंट है, और ये अपने पास उसका टेक्निक होता है, क्या बोलते हैं इसको, लसाइंस टेस्ट। यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि गिवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स में कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन और सल्फर दोनों का टेस्ट नहीं दे सकते। तो कार्बन का टेस्ट नहीं दे सकते मतलब कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सल्फर का टेस्ट नहीं दे सकते मतलब कि सल्फर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर लसाइंस टेस्ट आपको देना है तो कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखो तो कहीं पे भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से भी ये लसाइंस टेस्ट नहीं आएगा। सल्फर या कार्बन का टेस्ट बेसिकली दोनों का नहीं आ सकता है। ऑप्शन बी में अगर देखें तो कार्बन सल्फर दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन सी में कंपाउंड नंबर 3 में अगर आप देखो तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन सल्फर प्रेजेंट नहीं है, तो सल्फर का टेस्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, कार्बन का आ सकता है। और फोर्थ जो कंपाउंड है इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन सभी प्रेजेंट है, तो कार्बन और सल्फर का जो पॉजिटिव टेस्ट है, लसाइंस टेस्ट, वो हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड में या तो सल्फर प्रेजेंट है या कार्बन प्रेजेंट है, दोनों में से बेसिकली एक प्रेजेंट है, और सेकेंड एटम कार्बन या सल्फर वो प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड ऐसे हैं जिनमें कार्बन और सल्फर का लसाइंस टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, अमोनिया के डीकंपोजिशन का रिएक्शन हमें दे रखा है 2NH3 that is equal to N2 plus 3H2 gas. Rate is expressed as this particular rate of reaction expression and order of the reaction at very low and very high concentration of ammonia respectively are. तो जो अमोनिया के डीकंपोजिशन की रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, और एक्सप्रेशन अगर आपको दे ही रखा है तो फिर उससे आपको केवल ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। ऑर्डर किस तरीके से आता है, एक्सप्रेशन में जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उनकी पावर को आप देख लो, तो उनकी जो पावर होती है वो तो उनका इंडिविजुअल ऑर्डर होता है, और सारी पावर्स का अगर आप सम कर देते हो तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर अपने पास आ जाता है। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपने पास NH3 स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं लगेगा कि NH3 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पावर 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 टाइम आपको ऑर्डर निकालना है जब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो और बहुत लो हो। तो क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान है, अगर NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है तो दिस मल्टीप्लाइड बाई K2, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली ये 1 से बहुत कम होगा, तो यहाँ से
अप्रॉक्सीमेशन अगर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा, ऑर्डर अपने पास कितना आ जाएगा 1। और अगर NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे K2 से, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी वैल्यू 1 से बहुत ही ज़्यादा होगी, तो इस बार 1 को यहाँ पे नेग्लेजिबल किया जा सकता है। तो यहाँ से आप देख लो NH3 के रेस्पेक्ट में इसका जो ऑर्डर आ जाएगा बेसिकली ये 0 हो जाएगा। NH3 ऊपर भी है, NH3 नीचे भी है, दोनों कट जाएंगे। तो जो NH3 स्पीशीज इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, कोई भी रिएक्टेंट की स्पीशीज यहाँ पे नहीं है, और ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले अपना ऑर्डर आ गया 1 और बाद में इसका ऑर्डर आ गया 0 जब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है और जब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स आर रेड एंड ब्लैक। तो ये अपने पास क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट रेड और ब्लैक हो सकता है। Which of the following pairs of precipitate are red and black in color respectively and both are soluble in excess of Ki solution। तो मरकरी का आयोडाइड आपको दे रखा है, कॉपर आयोडाइड दे रखा है, कैडमियम आयोडाइड दे रखा है, लेड आयोडाइड दे रखा है और बिस्मथ का आयोडाइड आपको दे रखा है। तो उसमें मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन में जो पेयर आपको दे रखे हैं उन पेयर में दोनों का जो कलर यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है उससे मैच नहीं करेगा। पहला जो अपने पास प्रेसिपिटेट है वो रेड कलर का होना चाहिए, सेकंड जो प्रेसिपिटेट है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो बिस्मथ आयोडाइड ब्लैक कलर का होता है और जो मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है, मर्क्यूरी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 में उसका जो आयोडाइड है Hgi2 ये अपने पास रेड कलर का होता है। तो प्रेसिपिटेट तो आपने फाइंड आउट कर लिए, अब केवल आपको इतना चेक करना है कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये एक्सिस ऑफ Ki के सॉल्यूशन में सॉल्युबल है या नहीं है। Hgi2 और Bi3 ये अपने पास ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है बिस्मथ आयोडाइड और मर्क्यूरिक आयोडाइड ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट है। एक्सिस ऑफ Ki सॉल्यूशन अगर इस प्रेसिपिटेट में आप इंसर्ट करते हो तो बेसिकली ये क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाटर में सॉल्युबल होगा ही से। दोनों के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दोनों से टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं। Hgi2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Hgi4 यहाँ पे कितना होना चाहिए बेटा 2- होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पोटेशियम टेट्रा आयोडोमर्क्यूरेट ये बेसिकली अपने पास कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज सॉल्युबल इन वाटर। और Bi3 यहाँ पे Ki का केवल 1 मोल रिक्वायर्ड होगा बिकॉज Bi4- K+ ये अपने पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो दोनों में बेसिकली जो प्रेसिपिटेट दे रखे हैं ये एक्सिस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मर्क्यूरिक आयोडाइड का जो कलर है वो रेड है और बिस्मथ आयोडाइड का जो कलर है वो ब्लैक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड X इज। X एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे रखा है और इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बेटा, हाँ केवल इतना ही दे रखा है ये, और इसका स्टीरियो आइसोमर बताना है। तो पहली बात तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको दे रखा है। इस कायरल कार्बन और इस कायरल कार्बन पे देखो, पहली बात तो कार्बन आइटम ही बोल देता हूँ, कायरल है या नहीं है ये तो हम चेक करेंगे। तो इस कार्बन पे देखो तो ये क्या ग्रुप लगा हुआ है, CH3 है। तो एक कार्बन आइटम पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं या बेसिकली 2 ग्रुप सेम है, टोटल 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता। तो ना तो ये स्टीरियो सेंटर है ना ये स्टीरियो सेंटर है। और फिर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर अपने पास है। 2⁻⁴ that is equal to 2 स्टीरियो आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड।
ये दोनों कार्बन कायरल नहीं है, इन दोनों कायरल कार्बन नहीं है, तो स्टीरियो सेंटर आप काउंट मत करना। स्टीरियो सेंटर केवल अपने पास एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है जिसके अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। एक ही सेंटर है तो 2⁻1 टोटल इसके 2 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो केवल यहाँ पे बेवकूफ़ इस तरीके से बना के दे रखा था कि यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में एक CH3 लगा हुआ है। अब आप इसके ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते, इन दोनों को भी कायरल सेंटर अगर अज्यूम कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पे टोटल 3 स्टीरियो सेंटर हो सकते हैं और 3 स्टीरियो सेंटर के अबाउट बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर आप बना सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अब यहाँ से मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है। एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया है और एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया है। तो दोनों से बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर के क्वेश्चन हैं। एल्कीन पे वाटर अगर आप ऐड करोगे, वाटर मतलब H+ एंड OH-, तो एल्कीन पे H+ और OH- ऐड करने से अल्कोहल बनता है। दोनों में डिफरेंट अल्कोहल आपको मिलेंगे। अब ये जो अल्कोहल आपको मिल रहे हैं उनको नाम दिया है PQR, और PQR के रेस्पेक्ट में जो टोटल 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं चेक कर लें। तो सबसे पहले तो आप ये रिएक्शन सीक्वेंस देख लो। रिएक्शन सीक्वेंस इज वेरी इजी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आपको बनाना है और OMDM में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। 1 ब्यूटीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और OMDM। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच होगा तो, और कार्बोकेटाइन जहाँ ज़्यादा स्टेबल बनता है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, दैट मीन्स दैट इज मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पे तो 2 ब्यूटेनॉल बनेगा, यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल बनेगा। जो P प्रोडक्ट अपने पास है दैट इज 1 ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे Q+R 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, पक्की बात है, क्योंकि OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो कायरल कार्बन है। तो 2 ब्यूटेनॉल में सिंगल स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। इस सिंगल स्टीरियो सेंटर के अबाउट 2 स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। दोनों स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमेरिक पेयर अपने पास है। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबोव रिएक्शन आर। तो सबसे पहला ए आपको दे रखा है कि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू P और इन कंपैरिजन टू Q एंड R। तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी से। यहाँ से कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है? OH-, यहाँ से क्या बनता है? RO-, R-O-। अल्कोक्साइड आयन OH- का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि अल्कोक्साइड आयन में R का +I लगता है, +I की वजह से ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होती है, OH- की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। और इन दोनों में अगर आप देखो तो इसका जो अल्कोक्साइड आयन है और यहाँ से जो अल्कोक्साइड आयन है, इस अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी यहाँ पे और भी कम होगी क्योंकि यहाँ पे 2 तरफ से +I लग रहा है। +I की वजह से स्टेबिलिटी अल्कोक्साइड आयन या 2 ब्यूटॉक्साइड आयन का कम होगा, तो 2 ब्यूटेनॉल लेस एसिडिक होगा, 1 ब्यूटेनॉल मोर एसिडिक है। ए ऑप्शन तो करेक्ट है बेटा। बी ऑप्शन पे आओ। क्यों ग्रेटर देन P रेट ऑफ डिहाइड्रेशन? क्यों ग्रेटर देन P रेट ऑफ डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। H+ यहाँ पे अटैच होगा, OH2+ बनेगा, OH2+ लीव करेगा, इवन एलिमिनेशन होता है। OH2+ लीव करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी मच स्टेबल इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल में जो डिहाइड्रेशन का रेट है वो ज़्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू 1 ब्यूटेनॉल। बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी देख लेते हैं। P and Q and R gives same major product with Lucas reagent, और डी ऑप्शन क्या है? P and Q and R reacts with Lucas reagent at same rate। तो डी ऑप्शन तो आप वैसे ही गलत कर दो। 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए लूकस टेस्ट होता है। लूकस टेस्ट में रिएजेंट अपने पास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। और यहाँ पे टेस्ट इस तरीके से आता है
कि 3 डिग्री अल्कोहल की जब रिएक्शन करते हैं तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आपको दिखाई देती है, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 मिनट में टर्बिडिटी दिखाई देती है, और 1 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन ही नहीं होता है, तो क्लियर सॉल्यूशन आपको हमेशा नजर आता है। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप हीट करते हो लोकस रिएक्शन के साथ तो बहुत देर बाद वहाँ पे टर्बिडिटी आती है, मतलब कि बहुत देर बाद रिएक्शन होती है। तो टर्बिडिटी आने का जो टाइम है, इस टाइम के रेस्पेक्ट में आप हमेशा डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि वेदर अल्कोहल वाज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो तीनों अल्कोहल यहाँ पे सेम रिएक्शन देंगे लोकस रिएजेंट से सेम रेट के साथ, तो बिल्कुल गलत है। एक 1 डिग्री अल्कोहल है और बाकी के 2 डिग्री अल्कोहल है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन पे आ जाता है। सी ऑप्शन में क्या बोला है कि तीनों यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं लोकस रिएजेंट के साथ वो सेम बनाएंगे, तो सी ऑप्शन भी गलत ही आएगा बेटा। ये 2 ब्यूटेनॉल है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस अटैच आप इस पर कर दो, HCl विल डोनेट H प्लस विल बी अटैच टू ऑक्सीजन लोन पेयर, OH विल बी कन्वर्टेड टू OH2 प्लस विल लीव, कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, SN1 रिएक्शन है, क्लोरीन माइनस विल अटैक, 2 डिग्री क्लोराइड विल फॉर्म, और यहीं से वाटर में जो 2 डिग्री क्लोराइड है इसका सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होता है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है, इसीलिए आपको एकदम थोड़ा सा मैला कलर का सॉल्यूशन नजर आता है, विच इज़ व्हाट, टर्बिडिटी। तो यहाँ तो प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है, लेकिन 1 ब्यूटेनॉल की अगर बात करें बेटा, तो 1 ब्यूटेनॉल में क्या होगा, 1 ब्यूटेनॉल में अगर आप इस लीविंग ग्रुप OH2 प्लस को हटा देते हो तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज नॉन स्टेबल, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि Cl माइनस जैसे जैसे अटैक करेगा वैसे वैसे लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तब जाके 1 डिग्री क्लोराइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो 1 डिग्री क्लोराइड प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 डिग्री क्लोराइड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो PQR लोकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर सेम प्रोडक्ट आपको नहीं देते हैं, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। When 2 gaseous molecules of equal radius are collide, तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं 2 मॉलिक्यूल के कॉलिजन पे, और दोनों मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो r है। स्टेटमेंट आपको पता करना है 1 बाई 1 की कौन सा सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपने कहाँ पे किए हैं, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आपने ऑब्जर्व किया है और रियल गैसेस में भी ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 इक्वल रेडियस के मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय 2r एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब इन दोनों में कांटेक्ट होगा तो इनके सेंटर की क्या दूरी होगी, r प्लस r, 2r। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मॉलिक्यूल इज 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये भी आपको पता है। जैसे मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, आप सेकंड मॉलिक्यूल अगर इससे कोलाइड करता है तो सेकंड मॉलिक्यूल का फर्स्ट मॉलिक्यूल से क्या डिस्टेंस होगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर सेंटर डिस्टेंस इनका कितना होगा, 2r। और इस तरीके से मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल को किसी भी साइड से कोलाइड कर सकता है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पे इधर से भी कोलाइड कर सकता है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आता है, जिस वॉल्यूम में सेकंड मॉलिक्यूल का अगर सेंटर है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर सेकंड मॉलिक्यूल का सेंटर अगर आ जाता है तो जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल से कोलाइड पक्का करेगा। तो इस वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो बेटा, कॉलिजन वॉल्यूम बोलते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप इस कॉलिजन वॉल्यूम को देखो, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज 2 मॉलिक्यूल्स व्हेन कॉलिजन इज टेकिंग प्लेस, तो ये वॉल्यूम इतना हो सकता है। तो ये वॉल्यूम बेसिकली अपने पास कितना आएगा, यही आएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इफेक्टिव वॉल्यूम यहाँ पे हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉलिजन वॉल्यूम, ये कितना हो सकता है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की वजह से इतना वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है। तो वॉल्यूम में अपने पास एक सर्किल बन रहा है, और क्या बोलते हैं, इसका रेडियस कितना हो गया, 2r, तो 4/3 पाई 2r क्यूब, तो कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8। तो टोटल एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसका 8 टाइम्स वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्यूपाई हो सकता है इन अ बाई मॉलिकुलर कॉलिजन।
तो बाई मॉलिक्यूलर कॉलिजन में इतना वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई हो रहा है पर 2 मॉलिक्यूल, तो पर 1 मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई होगा डिवाइडेड बाई 2, विच इज 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई अ सिंगल मॉलिक्यूल. दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाई अ सिंगल मॉलिक्यूल. तो ये सब आपने रियल गैसेस में पढ़ा है जहां पर आपने को वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जनरेट किया था. तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ये भी एकदम सही है. रियल गैसेस में हम पढ़ते हैं ना कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का खुद का भी तो वॉल्यूम होता है. ये मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है तो कंटेनर का जो पूरा फ्री वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करता है, वो तो गैस का नेचर है. लेकिन इस पूरे फ्री वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका खुद का भी तो वॉल्यूम है, और वो एक सॉलिड वॉल्यूम है जिसके अंदर कोई अदर पार्टिकल तो मूव कर नहीं सकता. तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम होता है ना छोटा सा, वो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ता है. उस वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम. और वो वॉल्यूम कितना आता है, मॉलिक्यूल के सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर नहीं आता. 4/3 πr³ नहीं आता. 4/3 πr³ का 4 टाइम्स आता है. किस तरीके से आता है, इस तरीके से. तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है. ग्रेटर द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ग्रेटर इज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को वॉन डेर वाल कांस्टेंट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल, इस वॉन डेर वाल कांस्टेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से. ए और बी दो अपने पास एक कांस्टेंट है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट है रियल गैसेस के लिए. ए और बी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा गैसेस का जो रियल नेचर है वो उतना ही ज़्यादा होगा, आइडियल नेचर उतना ही कम होगा. तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा है, और बी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो गैस का रियल नेचर ज़्यादा होगा, आइडियल नेचर कम होगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन करेक्ट आपको दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन. 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन आपको दे रखा है ग्लूकोज का, NaCl का, कैल्शियम फॉस्फेट का और बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन का. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अबोव सॉल्यूशन. और ये स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है. आइसोटोनिक मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक मतलब ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड हाइपोटोनिक दैट मीन्स लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन. तो तीनों सॉल्यूशन एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही है, उस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि कौन से सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, और उसी के हिसाब से आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, पाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ICRT. सी तो सब में कॉमन है, तो बेसिकली आई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा. आई कितना होता है सॉल्यूशन में, जब अपने पास सॉल्यूट के पार्टिकल हैं तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोशिएट हो सकते हैं, एसोशिएट हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं होगा. डिसोशिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, एसोशिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, और कुछ अगर नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने वाटर में ऐड किया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ही होंगे जितना आपने थ्योरेटिकली इंसर्ट किए थे. नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस रेशियो इज कॉल्ड वन टू फैक्टर आई. आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी. ग्लूकोज अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सॉल्यूशन में जाके डिसोशिएट नहीं करेगा. एक पार्टिकल अगर आप वहाँ पे मिक्स कर रहे हो तो एक ही पार्टिकल आपको एक्वा सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के बाद में लेगा. तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1. ऑप्शंस आप बाद में चेक कर लेना. 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन. NaCl तो बेटा डिसोशिएट होकर Na+ और Cl- बनाएगा. एक पार्टिकल से आपको कितना मिल रहे हैं, 2 पार्टिकल, 1 Na+ एंड 1 Cl-. तो आई कितना हो गया बेटा यहाँ पे 2. 1 मोलर एक्वस कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट कैसा होगा, अज्यूम दिस टू बी कम्प्लीटली सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन. तो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे टोटल 3 तो कैटायन है, 2 एनायन है, तो टोटल 5 पार्टिकल मिलेंगे डिसोशिएशन के बाद. और वैसे आपने केवल 1 पार्टिकल रिसेट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोशिएशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल 5/1, वन ऑफ फैक्टर आ गया अपना पास 5. और लास्ट क्या है, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. ये हो गया बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. तो बेंजीन अपने पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का बेंजोइक एसिड के साथ कोई इंटरेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा.
तो सबको पता है बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हो ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद के साथ इंटरेक्शन करके डाइमर बनाता है। यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है, सब एक ही बात है। इसकी इंटरेक्शन इसके साथ तो एस्टेब्लिश हो नहीं सकती क्योंकि इसमें तो डाइपोल मोमेंट जीरो है और इसका डाइपोल मोमेंट फाइनाइट है। तो बेंजोइक एसिड है अपने ही सेकंड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करता है और दोनों बेसिकली जो पार्टिकल हैं ये इंटरेक्शंस एस्टेब्लिश करके क्या बना लेते हैं, डाइमर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो एसोसिएशन से क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। बताइए 2 पार्टिकल मिलके कितना बना रहा है, 1। तो अगर मान लीजिए कि शुरुआत में आपने 2 पार्टिकल इंसर्ट किए तो आफ्टर एसोसिएशन कितना पार्टिकल बन जाएगा, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो इस तरीके से सभी केसेस में आपने आई का वैल्यू लिख लिया है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सब में सेम है। आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। कहीं पर भी आई की वैल्यू इक्वल नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन किसी भी अदर सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक तो नहीं हो सकता। और जिसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन, और जिसमें आई की वैल्यू कम होगी दैट विल बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन। तो जो ऑप्शंस है अब वो सारे आप चेक कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे इसका कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बता दिया है। हर किसी में आई की वैल्यू यहाँ पे पता है तो आई से आप क्या निकाल दोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके आंसर आ जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आएंगे बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस और कलर कंपाउंड्स ड्यू टू। तो ये तो आपको पता ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बार आपको बताइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किसका होता है, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के जो मेटल एटम है या मेटल आयन है इनके सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड हो सकते हैं, कुछ नॉन कलर्ड भी आपको मिलते हैं। लेकिन कलर आने का जो रीज़न है वो साफ साफ आपको बता रखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डी ब्लॉक के सेंट्रल मेटल एटम है इनकी कलर आने का क्या रीज़न होता है, एक तो होता है डी डी ट्रांजिशन, एक होता है चार्ज ट्रांसफ़र। डी डी ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है ट्रांजिशन मेटल में, मतलब कि डी ब्लॉक में, इनमें डी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाते, जैसे कि 3d10 नहीं बन पाता। तो किसी में भी 3d4, 3d5, 3d6 कुछ भी है तो इस डी सबशेल के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। कुछ डी सबशेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो 3D कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे उसमें थोड़े नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं। अब क्या होगा कि विजिबल लाइट से जैसे ही एक्सपोज होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो लोअर डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर डी सबशेल में जाएंगे और फिर वहाँ से जब डी एक्साइट होकर नीचे लौट के आएंगे तो उस समय पे वापस एनर्जी इमिट होगा। दैट एनर्जी विल बी इमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में लाई करता है तो फिर ये हमें दिखाई देगा। तो यही जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन इज वन रीजन फॉर द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और फॉर द कलर इन द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और सेकंड रीज़न अपने पास क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र, कि जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम के जो डी सबशेल के ऑर्बिटल हैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से अपने पास कलर आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं है फिर भी कलर आ रहा है तो फिर वहाँ पे रीज़न क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र। जैसे कि KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया। इन सब में क्रोमियम और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 और +7। क्रोमियम और मैग्नीज +6 और +7 में डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0। जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा, ऐसा आपका मानना है। लेकिन K2Cr2O7 का भी कलर आता है, KMnO4 का भी कलर आता है। तो रीज़न फिर वहाँ पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र। 2 ही रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो गया ए ऑप्शन डी डी ट्रांजिशन, बी ऑप्शन चार्ज ट्रांसफ़र, डी ऑप्शन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं तभी डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। और सी ऑप्शन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से आप ये कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे कि जो भी अपने पास डी ब्लॉक के कंपाउंड है इनका कलर आना चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से तो ऐसा प्रूव नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है।
और टोटल 2 कॉम्प्रीहेंशन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 4 क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन टाइप में। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के लिए कॉम्प्रीहेंशन हम देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो राउल्स लॉ पढ़ा है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए एक कर्व प्लॉट करके दे रखा है। कर्व बेसिकली क्या है कि जो भी बाइनरी सॉल्यूशन है a प्लस बी का, तो इस दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो डॉटेड लाइन आपको दे रखा है विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है मतलब आपको बताइए कि आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का कर्व है, और एक सॉलिड लाइन भी आपको दे रखा है, और इन सॉलिड लाइन का जो लोकेशन है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो स्ट्रेट लाइन की वजह से जो भी वेपर प्रेशर आपको मिलता है ना, सॉलिड लाइन अगर उसके ऊपर है मतलब कि वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो जो भी गिवन बाइनरी सॉल्यूशन आपको दे रखा है, पहली बात तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन अगर है तभी जाके अपने पास बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो सकता है। तो क्लियरली आपको पता चल गया कि बाइनरी सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन है। ए 0 है तो बी है यहाँ पे केवल, और बी है तो प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट। यहाँ पर ए कितना है, 1 है, तो बी कितना है, 0, केवल ए है तो प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी ए नॉट। और किसी भी कंपोजिशन पे अगर आप इस तरीके से वाई एक्सेस पे ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू अपने पास किसकी आएगी, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की। तो कर्व आपको कुछ ऐसे दे रखे हैं। अब इनको सॉलिड लाइन को इस तरीके से डॉटेड आप बना दो। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स कर्व ड्यू टू राउल्स लॉ इक्वेशन, और राउल्स लॉ इक्वेशन को जो फॉलो करते हैं वो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देख लो इंडिविजुअली ए का जो पार्शियल प्रेशर है, या बी का जो पार्शियल प्रेशर है, या सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पी ए से या पी बी से या पी एस से ज़्यादा ही आ रहा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखना पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है। तो इसके लिए आपके पास 4 स्टेटमेंट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू ए एंड बी बी। लेट अस से कि ए अपने पास एक लिक्विड है, बी अपने पास एक लिक्विड है, और जब मिक्स करोगे तो आपके पास न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगे ए बी। तो पुराने इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, बाद के वीक होने चाहिए। ये बाद के इंटरेक्शन यहाँ पे वीक होंगे, तो बेसिकली ए और बी लिक्विड स्टेट में नहीं रहेंगे, ए और बी इजीली वेपर में चले जाएंगे। इजीली वेपर में जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, और वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा क्रिएट होगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो मिक्सिंग के बाद जो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो हो गया गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग दोनों पॉजिटिव ही आता है। एंथैल्पी चेंज तो आप ऐसे देख सकते हो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं और वीकर बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ज़्यादा एनर्जी आपको बॉन्ड ब्रेक करने में सप्लाई कर रहे हैं और बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल सप्लाई करना पड़ रहा है। ओवरऑल एनर्जी देते हैं तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। सिमिलरली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल पास में वॉल्यूम कम है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल दूर है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, एक्सपेक्टेड से क्या है, ज़्यादा है। वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम। एकदम नॉर्मल सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आता है। जब किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को मैच करता है तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ऑलरेडी अपने पास जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन का वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है,
तो वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो 760 तक पहुंचाने के लिए बहुत कम हीट करना पड़ेगा, और बहुत कम हीट करने से ही ये सीधा 760 पहुंच जाएगा। बहुत कम हीट करना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपेक्टेड मतलब आइडियल सोल्यूशन का जो होना चाहिए, और ये तो अपने पास रियल सोल्यूशन है। मिक्सचर कैन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ही बनाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, total vapor pressure of mixture of 1 mole liquid A and 3 mole liquid B is 75 mm. What is the true for such solution? A और B का एक सॉल्यूशन बनाना है, और इनका जो मोल है आपको दे रखा है, मतलब मोलर कॉम्पोजिशन पता है, इनका प्योर वेपर प्रेशर पता है, सॉल्यूशन का प्रेशर भी आपको दे रखा है। तो एक सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इन्होंने दे रखा है, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम बना सकते हैं कहाँ से, राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट्स लॉ से अगर आप इसका वेपर प्रेशर बनाओगे और थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करना, इक्वल आता है तो आइडियल सॉल्यूशन, लेस आता है या मोर आता है तो नॉन आइडियल। ये कितना हो जाएगा, PA0 XA प्लस PB0 XB। 1 मोल एंड 3 मोल, तो 1 मोल एंड 3 मोल, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 3/4, और यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर है प्योर 100 और इसका है 60, तो ये 25 हो गया, ये 45 हो गया, कितना हो गया 70। 70 is actually less in comparison to 75. सॉरी 70 तो एक्सपेक्टेड है ना, जो आपने फॉर्मूले से निकाला दैट इज एक्सपेक्टेड, और आपको दे रखा है 75। तो एक्चुअली में आपको 75 अगर दे रखा है दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन हैज अ हायर वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड। दिस सॉल्यूशन इज अ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन है, अब इसके रेस्पेक्ट में आपको ट्रू स्टेटमेंट देखना है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन लोवर्ड, पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर हाई, बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन लोवर्ड करेक्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकेंड, ये भी एकदम करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं इंटरमीडिएट में, और इन सारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको पता करना है, सही है या गलत है। रिएक्शन सीक्वेंस आपको बहुत ही फेमस वाला दे रखा है, क्यूमीन ऑक्सीडेशन, और क्यूमीन ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलता है, फ्यूनोल प्लस एसीटोन। क्यूमीन आप किसको बोलते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। और क्यूमीन ऑक्सीडेशन के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको थोड़ा बहुत वेरी भी करवा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। क्यूमीन ऑक्सीडेशन में आपको क्या दे रखा है, C9H12 लिखा हुआ भी है क्यूमीन, तो क्यूमीन अपने पास क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप इसके रिएक्शन करवाते हो O2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO से, फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलता है, एसीटोन प्लस फिनॉल। कुछ मैकेनिज्म कैसे होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर इसका होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो रेडिकल मिलता है, रेडिकल H रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करता है, H रेडिकल को एक्सट्रैक्ट करने से क्या बन जाता है, एक रेडिकल अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, और H रेडिकल को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे रेडिकल बनता है, ये रेडिकल इस O रेडिकल से कंबाइन होके परऑक्सिल लिंक यहाँ पे जनरेट कर देता है। इसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस अगर आप करोगे तो H प्लस यहाँ पे कंबाइन होगा, OH2 प्लस इज अ लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, और इस एटम के जो नेक्स्ट एटम है उस पर टोटल 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेट में माइग्रेशन मतलब कि रीअरेंजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और ये भी एक ऑप्शन आपको दे रखा आगे जाके कि रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है। तो मैकेनिज्म आपको पता है तो भी आप उस ऑप्शन को सही कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ये लीविंग ग्रुप यहाँ पे जब लीव करता है तो CH3 या फिनॉल किसी एक को माइग्रेट करना होता है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आपको पता ही है कि फिनॉल अल्काइल ग्रुप से आगे आता है। अब यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस आपको क्या दिए जा सकते हैं कि तीनों अल्काइल ग्रुप दे दिए जाएं, तो भी आपको पता है कि 3 डिग्री ग्रुप पहले माइग्रेट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और बाद में मिथाइल। और फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे ऑलरेडी अल्काइल से आगे है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होता है।
3 फिनाइल रिंग यहाँ पे लगा देते हैं और तीनों फिनाइल रिंग पे एक तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक तरफ +M लगा देते हैं, एक तरफ -M। तो तीनों फिनाइल रिंग में से फिर कौन से फिनाइल रिंग इस स्टेप में माइग्रेट करता है, उसके लिए भी आपको बता रखा है कि कोई भी फिनाइल रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि +M लगा हुआ है, तो वो फिनाइल रिंग यहाँ पे पहले माइग्रेट करती है और माइग्रेट कर गया, रीअरेंजमेंट स्टेप हो गया। तो रीअरेंजमेंट स्टेप से ही आपको पता चलेगा कि फाइनली जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है। हाइड्रोलाइसिस बाद में होना ही है, तो हाइड्रोलाइसिस होने से ये क्या हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव है तो OH वाटर अटैक करके OH आ जाएगा, उसके बाद आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 OH, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। तो क्या पता चला कि इस रीअरेंजमेंट स्टेप में जो ग्रुप माइग्रेट करता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। फिनाइल रिंग ने माइग्रेट किया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में। CH3 ग्रुप अगर माइग्रेट करता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, CH3OH, मिथेनॉल में। तो ये जो रीअरेंजमेंट स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्योंकि ये जो क्यूमीन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा वेरिएशन करवा सकते हो। वेरिएशन करवाने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे इस कार्बन से अटैच्ड इन तीनों ग्रुप में कोई और ग्रुप भी आप लगा सकते हो और बाकी रिएक्शन सीक्वेंस आपको एकदम सेम करना है। तो उस फिर रिएक्शन सीक्वेंस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन सा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कौन सा कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो क्यूमीन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब मैं आगे बना देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने बना दिया ये P, तो ये तो हो गया P। फिर इसकी रिएक्शन आपने किया है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये रिमर-टिमर रिएक्शन आ गया। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल जाएगा, CCl2 रेडिकल, सॉरी CCl2 कार्बन मिल जाएगा। NaOH की प्रेजेंस में ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे। तो ऑर्थो और पैरा पे CCl2 जो कि HCl2 बन जाएगा फाइनली, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो जाता है। बेसिक मीडियम में Cl2 यहाँ से चला जाएगा, OH माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 OH आएंगे। अल्टीमेटली रिमूव करने के बाद वाटर यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको और क्या बोल सकते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनते हैं। ऑर्थो वाला यहाँ पे थोड़ा मेजर अमाउंट में आपको मिलता है और जो पैरा वाला है ये माइनर अमाउंट में मिलता है। तो ये हो गया अपने पास R और ये हो गया Q। अब आगे बढ़ो। Q की रिएक्शन आप करवाते हो NOH से, तो NOH से करवाएंगे तो OH माइनस एसिडिक प्रोटॉन को खा जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। और फिर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो CH-PH-NH2Br से, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन हो गया बेटा ये। तो कुछ ईथर टाइप यहाँ पे लिंक आ गया और बाद में इसका रिएक्शन वापस H+H2, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया एक तरीके से। CPH-HOH-NH2, एक कार्बन के ऊपर OH और NH2, ये अनस्टेबल होगा बेटा, OH और OH के जैसा ही एक तरीके से ये। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर आप रिमूव कर देना तो PH कार्बन डबल बॉन्ड NH, इमाइन टाइप से यहाँ पे बन सकता है। तो ये अपने पास इसका कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस है। इसको Q बोल दिया, Q से आगे आपने क्या बना दिया S, और S के आगे अपने पास क्या बना दिया T। क्यूमीन ऑक्सीडेशन का जो मैकेनिज्म था वो हटा देता हूं मैं यहाँ पे। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखना, P इज अ स्टीम वॉलेटाइल, तो फिनॉल इज अ स्टीम वॉलेटाइल, बिल्कुल गलत है बेटा। फिनॉल का तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा होता है। Q एंड R आर स्टीरियो आइसोमर, Q और R स्टीरियो आइसोमर नहीं है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी डिफरेंट है। एक में ऑर्थो पे लगा हुआ है, एक में पैरा पे लगा हुआ है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। Q gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3, तो FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ जो टेस्ट देता है वो कौन देता है, फिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH प्रेजेंट होना चाहिए। तो Q वाले में OH प्रेजेंट है, FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा इसका, डार्क वॉयलेट कलरेशन आपको मिलेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन भी आप देख लो। R and S can be distinguished by Tollens reagent। R और S, ये R है और ये S है।
टॉलरेंस रिएजेंट से आप इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो S में भी CHO प्रेजेंट है और R में भी CHO प्रेजेंट है, दोनों के दोनों टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। 15 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन सीक्वेंस। अगेन 4 स्टेटमेंट है, चेक करो। पहला क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ P फ्रॉम द क्यूमीन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट। फिनॉल और एसीटोन जो बनता है क्यूमीन ऑक्सीडेशन से, उसमें बीच में रीअरेंजमेंट स्टेप आता है, बिल्कुल आता है। Q and S can be distinguished by 1% aqueous FeCl3 solution। Q और S, Q और S तो दोनों में बेसिकली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि Q में तो अपने पास फिनॉल बन रहा है लेकिन S में अपने पास फिनॉल नहीं है, तो फिनॉल वाला न्यूट्रल FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये नहीं देगा, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट देखना है। सी देख लो। फॉर्मेशन ऑफ S फ्रॉम द Q इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। S से आप क्या बना रहे हो बेटा? Q। फॉर्मेशन ऑफ S फ्रॉम Q, तो Q से हम क्या बना रहे हैं? S। तो Q से S बनाने के लिए सबसे पहले OH माइनस यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा, फिनॉक्साइड आयन विच इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 यहाँ पे हो रहा है। सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड T हैज अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू 9, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। T में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 9 है, 9 नहीं है। ये जो अपने पास S आपने प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 9। फिनाइल रिंग का कितना होता है बेटा? 4। इस फिनाइल रिंग का कितना होगा? 4। तो टोटल मिला के 8 और CHO में एक पाई बॉन्ड है, टोटल मिला के 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है, लेकिन वो किसका होगा? S का होगा, T का नहीं होगा। तो क्यूमीन ऑक्सीडेशन का ये जो पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। अब लास्ट 3 क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये बेसिकली मैच द कॉलम टाइप है और इसमें अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन के लिए आपको दे रखा है ABCD ऑप्शन। कॉलम 1 में आपको दे रखा है कि कोई पर्टिकुलर HCl है या NOH है, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप ऐड करोगे तो उससे बेसिकली क्या होता है? बफर सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता है। और जो अपने पास कॉलम 2 है, इसमें आपको दे रखा है कि कौन से सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है। तो दोनों कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलम 1 है A, B, C और D, और कॉलम 2 में सॉल्यूशन आपको दे रखा है CH3COO -Na+। एसीटेट आयन का सॉल्यूशन है, अमोनिया का सॉल्यूशन है एक्वस, NH4Cl एक्वस, मतलब कि NH4+, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, और NaHCO3 ये एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है, इसका सॉल्यूशन है। अब मिक्स आपको क्या करना है? HCl मिक्स करना है। तो HCl आप किस में मिक्स करो ताकि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बन जाए। तो चेक करते हैं इसको। P ऑप्शन, ये Q ऑप्शन, ये R ऑप्शन, ये S। HCl आप किस में मिक्स करो ताकि बफर सॉल्यूशन बन जाए? HCl यहाँ पे मिक्स करेंगे तो H प्लस विल बी कंज्यूम्ड बाय CH3COO माइनस, तो क्या बनेगा? CH3COOH, और थोड़ा कुछ अमाउंट में अभी भी ये प्रेजेंट होगा ही सही, ऐसा थोड़ी कि सारा ही एक साथ ही कंज्यूम हो जाएगा। तो एक वीक एसिड है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे प्रेजेंट है, बफर सॉल्यूशन तो बन गया बेटा। सिमिलरली HCl अगर आप यहाँ पे मिक्स करोगे तो NH3 के साथ ये रीड करेगा NH4Cl। NH4Cl क्या होता है? NH4+। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, और वीक बेस NH3 एक्वस यहाँ पे प्रेजेंट है। Q से भी बफर सॉल्यूशन बन रहा है। HCl अगर यहाँ पे ऐड करेंगे NH4Cl में, तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन नहीं बन सकता। बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए वीक एसिड या वीक बेस तो रिक्वायर्ड होता ही है, उसके साथ साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस भी होना चाहिए। 2 स्पीशीज के मिक्सचर से बफर बनता है। तो यहाँ पे NH4+ जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है NH4+, ये तो प्रेजेंट है। अब इसका जो बेस है अमोनिया, वो अमोनिया आप यहाँ पे कहीं से भी नहीं ला सकते, तो R ऑप्शन इसका मैच नहीं करेगा। लास्ट अपने पास क्या है? HCO3-, H+ कंज्यूम करेगा तो क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा, और सारा तो एक बार में कंज्यूम नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होगा। वीक एसिड एंड वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, इस मिक्सचर को आप क्या बोलते हो? बफर। तो PQS ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे चेक करने हैं। एडिशन ऑफ NOH कैन मेक बफर सॉल्यूशन। अब इस बार आप NOH ऐड कर रहे हो,
तो NaOH ऐड करने से क्या बफर सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? OH माइनस ऐड करने से यहाँ पे तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, OH माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये भी बेस है ये भी बेस है। OH माइनस अगर यहाँ पे आप ऐड करोगे तो फिर बफर सॉल्यूशन बनेगा, बिकॉज NH4 प्लस OH माइनस ये क्या बना लेगा, इसका वापस से वीक बेस बना देगा। तो सम बेस NH3 विल बी प्रेजेंट और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वीक बेस का NH4 प्लस वो तो अपने पास प्रेजेंट है ही सही। इन दोनों के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, बफर। तो ऑप्शन नंबर बी में अपने पास क्या आ जाएगा, PQR आ जाएगा। और बेस अगर आप मिक्स करोगे इसमें तो यहाँ पे भी बफर सॉल्यूशन बनेगा। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस में एसिड मिक्स करो या बेस मिक्स करो, जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली बफर सॉल्यूशन ही बनेगा। ये बेस क्या करेगा, एम्फीप्रोटिक केस में अभी भी एक H+ बाकी है, तो बेस यहाँ से क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा। H+ को रिमूव करने से क्या बन जाएगा, CO3 2- और HCO3- ऑलरेडी अपने पास प्रेजेंट है। तो ये तो अपने पास हो गया वीक एसिड, और ये वीक एसिड का क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सी में देखो, इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी व्हेन एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। तो ये जो अपने पास PQRS दे रखे हैं, अगर आप इन सबको ऐड करना चाहते हो किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl में, तो ऐसा करने से AgCl का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। तो AgCl का सॉल्युबिलिटी अगर आपको इंक्रीज करना है, AgCl को पानी में अगर सॉल्युबल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, in a very little amount Ag plus aqueous and Cl minus aqueous। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है मतलब रिएक्शन को कहाँ मूव करवाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आपके बने ना, इन प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करवा दो, तो वापस से इक्विलिब्रियम सेटल करने के लिए ये रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगा, आगे। और आप बोल सकते हो कि AgCl प्रेसिपिटेट का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकता है। तो किस में इसको मिक्स करूं ताकि इसके प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा सके। अब बताओ, HCl मिक्स करोगे कुछ नहीं होगा, NaOH मिक्स करोगे कुछ नहीं होगा। अगला क्या मिक्स करते हैं हम, सॉरी ये एसीटेट आयन मिक्स करेंगे कुछ नहीं होगा, सिल्वर एसीटेट अगेन प्रेसिपिटेट ही हो। तो अमोनिया मिक्स करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अमोनिया विल रिएक्ट विद Ag+ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, AgNH3 2+। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो गया, क्यों तो हो गया। NH4Cl अगर आप मिक्स करेंगे तो NH4+ है, अमोनिया नहीं है बेटा, अमोनिया एसिडिक सॉल्यूशन में। अगर केवल अमोनिया मिक्स करते हैं तो अमोनिया इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन अमोनिया को एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी NH4+ बना लेगा। NH4+ इज नॉट अ लिगेंड, तो Ag+ के साथ NH4+ रिएक्शन करके कोई कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं सकता, तो कोई कंज्यूम नहीं हो पाएगा, Cl- को कोई कंज्यूम कर नहीं सकता। सिमिलरली NaHCO3 अगर आप इसमें मिक्स करोगे तब भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Na+Cl- को अगर खींचेगा तो NaCl बनेगा, बट NaCl बनने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वैसे ही पड़ा रहेगा और ये इसके साथ बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर हो जाएगा अपने पास क्यों। लास्ट ऑप्शन आप देखो, forms a buffer on mixing with solution of their conjugate acid or base। तो ये जो चारों PQRS में आपको दे रखे हैं, अगर ये एसिड है तो इनको कॉन्जुगेट बेस के साथ मिक्स कर दो, और अगर ये बेस है तो इनको कॉन्जुगेट एसिड के साथ मिक्स कर दो। ऐसा करने पे कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि बफर बना सकता है, तो सारे ही बफर बना सकते हैं, क्योंकि सभी में एक कंपोनेंट ऐसा दे रखा है जो जो वीक एसिड या वीक बेस से आता है। एक कंपोनेंट तो ऐसा दे ही रखा है, तो एक कंपोनेंट ऐसा दे रखा है जो वीक एसिड और वीक बेस से आता है, तो उस कंपोनेंट को अगर अपने कॉन्जुगेट एसिड बेस के साथ मिक्स करोगे तो दो कंपोनेंट का मिक्सचर हो तो गया, और उस दोनों कंपोनेंट में क्या होगा, एक तो वीक एसिड होगा तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और वीक बेस होगा तो वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो सभी से बफर बनेगा। जैसे कि CH3COO- दे रखा है, ये अपने पास एक तरीके से बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, CH3COOH के साथ अगर आप इसे मिक्स करोगे तो बफर सॉल्यूशन बन रहा है। अमोनिया को मिक्स करोगे NH4+ के साथ, बेस का कॉन्जुगेट एसिड के साथ मिक्स करोगे तो बफर सॉल्यूशन बन रहा है। NH4+ है तो NH4+ को मिक्स करोगे NH4OH के साथ, ये क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, तो कॉन्जुगेट बेस के साथ मिक्स करोगे, अगेन बफर बन ही रहा है। और HCO3-
इसको अगर आप H2CO3 के साथ मिक्स करोगे तब भी बफर बनेगा, और अगर आप इसको CO3 2- के साथ मिक्स करोगे तब भी बफर बनेगा। तो लास्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा PQRS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक तरफ आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, और बेसिकली सारे ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव, तो लेड नाइट्रेट जो है ये एक्सप्लोसिव होता है, केवल इसमें एक ही एक्सप्लोसिव दे रखा है, कॉपर मेटल। कॉपर मेटल कहाँ एक्सप्लोसिव होता है? कॉपर की जो वायर्स होती है वो क्या एक्सप्लोसिव आपने देखी है क्या? या आयरन ऑक्साइड हो गया या कॉपर एसीटेट हो गया, कोई भी एक्सप्लोसिव यहाँ पे नहीं है। लेड नाइट्रेट एक्सप्लोसिव है। सेल्फ रिडक्शन किसका होता है? कॉपर का होता है। फेरी मैग्नेटिक मटीरियल, आयरन की जो मटीरियल है वो फेरी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक ही होता है, तो Fe3O4 जो आपको दे रखा है वो फेरी मैग्नेटिक है। अब बाकी क्या बचा? वर्डिग्रिस। अब वर्डिग्रिस के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है ना, तो भी आप बाकी तीन ऑप्शन को मैच करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन बचा है उसको वर्डिग्रिस से मैच कर दो। अब इसकी भी एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या है? कॉपर एसीटेट है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर एसीटेट, इसका बेसिकली एक डबल सॉल्ट ही अपने पास है। देखना इसकी खास बात क्या है, इसको वर्डिग्रिस बोलते हैं। ग्रीन कलर का एक कंपाउंड होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कॉपर को अगर आप नॉर्मली किसी भी एनवायरनमेंट में रखोगे ना, जैसे किसी बेसिक एनवायरनमेंट में आपने रखा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और लेट अस से कि एयर में अपने पास CO2 भी प्रेजेंट है, तो Cu जो कॉपर मेटल है इसका वेदरिंग हो जाता है, एक तरीके से रस्टिंग टाइप आप बोल सकते हैं। तो कॉपर का क्या बनता है अपने पास? कॉपर कार्बोनेट बनता है, CuCO3 इन प्रेजेंस ऑफ CuOH होल ट्वाइस, मतलब कि बेसिक मीडियम में कॉपर का कार्बोनेट प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड है तो कॉपर एसीटेट बनता है। तो कॉपर कार्बोनेट हो या कॉपर एसीटेट हो इन प्रेजेंस ऑफ CuOH होल ट्वाइस, ये बेसिकली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है या जो ग्रीन कलर का वो दिखाई देता है ना, वो इसी की वजह से दिखाई देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्डिग्रिस। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको दे रखी है और साइड में उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के नाम हैं, जैसे कि SN1 है, SN2 है, तो मैच करना। तो स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में 1 डिग्री क्लोराइड दे रखा है और 1 डिग्री क्लोराइड के अल्फा कार्बन पे आपने एक स्ट्रॉन्ग -M लगाया है। रिएक्शन है OH -M। 1 डिग्री क्लोराइड है तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। और SN2 रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगी बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम वी हैव अ स्ट्रॉन्ग -M ऑफ C डबल बॉन्ड O दैट विल क्रिएट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल इंड्यूस फास्ट अटैक ऑफ OH-। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है, ये OH- अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा? SN2 अटैक है P से, साइक्लाइजेशन नहीं हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 नहीं है, रीअरेंजमेंट कोई होता नहीं है SN2 में, प्रेसिपिटेशन कोई हुआ नहीं है। बी ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3। तो NaHCO3 का सॉल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो रिएक्शन करता ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन HCO3- वो COOH के एसिडिक प्रोटॉन को खा जाता है, जिससे क्या बनता है? H2CO3 एंड H2CO3 इज नथिंग बट H2 + CO2। तो CO2 गैस का एफर्वेसेंस आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके ये बना देगा। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, I2 से रिएक्शन करवाना है। I2 में अपने पास क्या है? I+ इलेक्ट्रोफाइल है, I- न्यूक्लियोफाइल है। तो पाई बॉन्ड पे I+ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना दिया, और अब ये इधर अटैक करेगा। बेसिकली इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल I- तो अटैक नहीं करेगा, ये इधर अटैक करेगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और इधर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? 4 मेंबर्ड रिंग। बेटर है कि 5 मेंबर्ड रिंग आप बनाओ। और यहाँ पे क्या आ गया? I। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपको मिला है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ हेलोजन का, पहले I+ अटैच हो गया, बाद में न्यूक्लियोफाइल COO- का अटैक है। न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हुआ, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है।
हैलोजन का जो एडिशन होता है एल्कीन पे, वो कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बिल्कुल गलत है, साइक्लाइजेशन हुआ है बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 गलत है, रीअरेंजमेंट कोई होता ही नहीं है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में, एंड प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हुआ नहीं है, ओनली Q ऑप्शन इज देयर। सी ऑप्शन में देखो, ये 2 डिग्री ब्रोमाइड आपको दे रखा है जिसके अल्फा पोजीशन पे आपको क्या प्रेजेंट है? विनाइल टाइप सिचुएशन है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। रिएक्शन आपको करना है NaI एसीटोन से। तो बेटा ये जो एसीटोन है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 को सपोर्ट करेगा। ये हटा देता हूँ, SN2 को सपोर्ट करेगा, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड इसमें सॉल्युबल होता है, सोडियम आयोडाइड ही सॉल्युबल होता है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, ये तीनों ही एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये तीनों अगर एसीटोन में प्रेजेंट होंगे तो ऐसा प्रेसिपिटेट प्रेजेंट होंगे, बट सोडियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन एसीटोन। वो भी क्यों? क्योंकि सोडियम आयोडाइड में I- का साइज बहुत बड़ा है, और I- का साइज बहुत बड़ा है तो बेसिकली यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एनाइन जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली तो NaI में आयनिक कैरेक्टर ही ज़्यादा है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बेसिकली नॉर्मली जितना हो सकता है NaCl NaBr में उससे थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, और इस रीज़न की वजह से ही NaI जो है वो एसीटोन में थोड़ा सॉल्युबल आता है। तो यहाँ पे I- न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा। I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज देयर। दोनों कंडीशंस किसको सपोर्ट करती है बेटा? SN2 को। अब SN2 अगर यहाँ पे होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2P, साइक्लाइजेशन इज इन्वॉल्व नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 नहीं, रीअरेंजमेंट इज इन्वॉल्व यस, एंड प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस यस। PST ये आंसर आएगा। अब आपको क्या लगेगा कि S और T आंसर कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन देखो जो आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल I- विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, और ये इस तरीके से आपको लगता है कि प्रोडक्ट क्या आएगा? ये वाला, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट आता है, जब भी इस तरीके से आपके पास अल्काइल हैलाइड दे रखे हो जिसके अल्फा कार्बन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस मैकेनिज्म को आपने क्या बोला? SN2 डैश मैकेनिज्म भी हो सकता है। डैश का मतलब क्या है? केवल इतना है कि जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है वहीं पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसको तो क्या बोलते हैं? SN1 SN2। लेकिन जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहीं और होता है, और फिर इस टाइप के मैकेनिज्म को आप क्या बोल देते हो? SN1 डैश या SN2 डैश। फिलहाल SN1 तो हो नहीं रहा है, SN2 हो रहा है, तो SN2 में भी यहाँ पे और कौन सा हो सकता है? SN2 डैश भी हो सकता है। ध्यान देखना, बहुत ईजी है बेटा। I- इधर अटैक कर सकता है, या पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, लीविंग ग्रुप इधर लीव कर सकता है। तो ये इस तरीके से किसी एक ऐसे पर्टिकुलर कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है जहाँ पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, तो इस मैकेनिज्म को आप क्या बोलोगे? SN2 डैश। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इस तरीके से। और ये जो प्रोडक्ट मिला है आप इसमें देख लो, पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हुआ है, मतलब कि रीअरेंजमेंट तो हुआ होगा। I- ने अटैक किया, Br- निकला, Br- Na+ के साथ कंबाइन होगा, और Na+ के साथ कंबाइन होने से NaBr बनेगा, एंड NaBr विल बी एज अ प्रेसिपिटेट इन एसीटोन सॉल्यूशन। NaBr इज सॉल्युबल इन वाटर, बट NaBr इज नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन। तो S ऑप्शन भी करेक्ट है, T ऑप्शन भी करेक्ट है। लास्ट पे आ जाते हैं, D ऑप्शन। H2O और AgNO3 एक्वस, तो मतलब Ag+ एक्वस। तो ये बहुत ही आसान है। Ag+ एक्वस की आदत तो हमेशा वही है, Cl- Br- या I- को खा के AgCl AgBr या AgI प्रेसिपिटेट बनाने की। Br- को खा जाएगा तो पक्की बात है कि कार्बोकैटाइन बनेगा। तो AgBr प्रेसिपिटेट तो आपको मिला है, SN1 मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। और इसके बाद क्या है? ये जो पॉजिटिव है इधर माइग्रेट होगा, माइग्रेट होने से क्या होगा? OH के प्लसम से स्टेबलाइज हो जाएगा ये, और उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से CH3 इधर जाएगा ना,
यहाँ जो पॉजिटिव आया है CH3 और CH3 एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, जिससे कि इसको क्या बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है दैट इज अल्फा, और उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं बीटा। बीटा से या तो कोई ग्रुप माइग्रेट करता है या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है इन कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे तो नॉर्मल ओपन चेन है, ओपन चेन में कोई रिंग एक्सपेंशन तो होता नहीं है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो माइग्रेट करेगा नहीं, कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा। कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट करता है, हाइड्रोजन और फिर अल्काइल और फिर फिनाइल। लेकिन यहाँ पर जब कार्बोकैटायन के साइड में OH लगा होता है तो पिनाकोल टाइप का सिचुएशन होता है बेटा ये। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन पहले माइग्रेट करता है, फिर फिनाइल और फिर अल्काइल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस बात पे भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं। CH3 ग्रुप माइग्रेट करेगा, कार्बोकैटायन आ गया। अब यहाँ बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, H+ आप हटा देना प्रोटॉन, तो फाइनली ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 गलत है, साइक्लाइजेशन गलत है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 कार्बोकैटायन यहाँ पे बना है बेटा, और रीअरेंजमेंट हुआ है और प्रेसिपिटेशन ये भी हुआ है, AgBr का प्रेसिपिटेट आपको मिला है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा RST। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और यहाँ पे FST 32 का जो पेपर 1 है ये कम्प्लीटली आज हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है।